नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जहांगीर साइंस क्लासेस बाड़मेर में। मैं कैलाश जहांगीर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं 10वीं क्लास के दूसरे अध्याय मानव तंत्र के बारे में, चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम। उसके अंदर हम विभिन्न तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे और तंत्रों की कार्यप्रणाली जानेंगे और उनके अंदर पाए जाने वाले अंग और अंगों के कार्य के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए और अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलते हैं हम आगे, आज कुछ नया सीखते हैं। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं 10वीं क्लास के चैप्टर 2 मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। हम शरीर के सारे तंत्रों और उसके अंदर पाए जाने वाले अंगों और अंगों के कार्यों और तंत्र पूरे के कार्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तंत्रों की बात करें तो सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र, श्वसन और श्वसन तंत्र, रक्त और उसका परिश्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, इन 6 तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके अंदर पाए जाने वाले अंगों और अंगों के कार्यों और इस तंत्र के कार्यों, उसकी कार्य प्रणाली और इसके अंदर होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पूरे वीडियो साथ में लाएं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम छोटा सा वीडियो लेने के लिए पाचन तंत्र का आज इसके अंदर पूरी स्टडी करेंगे। पाचन तंत्र में हम सबसे पहले देखें तो उसके अंदर पाए जाने वाले अंगों की बात करेंगे, उसमें पाई जाने वाली ग्रंथियों की बात करेंगे और उसके बाद हम अंगों के अलग अलग कार्यों के बारे में बात करेंगे। पाचन तंत्र में पाए जाने वाले अंगों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख। हमारा पाचन तंत्र मुख और मुख गुहा से शुरू होता है। माउथ एंड बकल कैविटी से हमारा पाचन तंत्र शुरू होता है। माउथ के बाद हम देखते हैं ग्रसनी, जो फेरिंक्स, जो उभयनिष्ठ है, श्वसन और पाचन के लिए जो उभयनिष्ठ है, ग्रसनी, फेरिंक्स। और उसके बाद ग्रास नली, जो हमारे को आमाशय तक ले जाती है। आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और बाद में रेक्टम, मलद्वार। हमारा इन्हीं अंगों के साथ पाचन तंत्र पूरा हो जाता है। माउथ से शुरू होता है और रेक्टम, मलद्वार, एनस, गुदा तक चलता है हमारा पाचन तंत्र। माउथ के बाद हमने देखा ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, आमाशय के बाद हम 2 आंत्रें इंटेस्टाइन की बात करेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। 2 आंतों में देखे हमने छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके बाद हम देखते हैं रेक्टम, मलद्वार और उसके बाद एनस, गुदा तक हमारा पाचन तंत्र पूरा हो जाता है। ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय और यकृत, 2 ग्रंथियाँ उसके बाद आती है। यकृत इस तरफ होता है, अग्नाशय आमाशय के नीचे मोर आकार में होता है। मुख से लेकर के मलद्वार तक की जो नली होती है, जो संरचना बनती है, उसको हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं तो हमने देखा मुख गुहा से लेकर के रेक्टम तक पाई जाने वाली नली का जो कैनाल नाल बनती है उसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई हम देखें 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है, जो मुख से लेकर के रेक्टम तक पाई जाती है, जिसे हम पाचन नाल, डाइजेस्टिव कैनाल भी कह सकते हैं। उसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं, जो कार्य आहार नाल के द्वारा पाचन क्रिया के दौरान दर्शाए जाते हैं। पहला अंग हमने देखा, उसके कार्यों के बारे में हम बात करें तो आहार को वो सरलीकृत करेगी, उसको पचाया जाएगा आहार नाल के विभिन्न भागों के द्वारा। मुख में जो चबाया जाएगा, उसके बाद आमाशय में पचाया जाएगा, ये उसका मुख्य कार्य होता है। उनको सरलीकृत करके उनको पचाती है। उसके बाद उसके 2 अंग आते हैं, आंतें आती हैं, वो क्या करती है, अवशोषण करती है। पाचित आहार का अवशोषण किया जाता है, वो भी आहार नाल के द्वारा किया जाता है। और जो आहार होता है, भोजन होता है, उसको मुख से लेकर के रेक्टम, मलद्वार तक पहुंचाने का कार्य भी, प्रमुख यह कार्य भी आहार नाल के द्वारा ही किया जाता है। तो सारे के सारे प्रमुख कार्य पाचन
जो कार्य है, पाचन तंत्र है, उसके सारे कार्य आहार नाल जो होती है उसके द्वारा ही किए जाते हैं, प्रमुख कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे पाचन नाल ही कह दिया जाता है, डाइजेस्टिव कैनल कहा जाता है। सर्वप्रथम हमने देखा आहार नाल के बारे में, आहार नाल पढ़ा, उसके अंग पढ़े और उनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं वो पढ़ा। उसके अंदर हम पढ़ेंगे, उसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे पाचन खुद है क्या, पाचन तंत्र क्या है, पाचन का कार्य है क्या, जो आहार नाल करती है वो है क्या, एक्चुअल में पाचन है क्या। तो हम देखें पाचन जो है भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, लवण, उनके जो जटिल अणु होते हैं उनका सरलीकृत करना पाचन कहलाता है। सरलीकृत भाग जो पाचन में प्रयुक्त होता है, जिनका अवशोषण किया जाता है उसके बाद। तो आहार नाल के अंदर जो कार्य किया जाता है, जटिल अणुओं का सरलीकृत किया जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। पाचन कार्य को करने के लिए हम देखें आहार नाल की बात करें, उसके अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां और जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न ग्रंथियां पाई जाती है, उनके द्वारा जो प्राप्त रस होता है, पाचक रस होता है, उसके जो प्रयोग से जो जटिल अणु होते हैं उनको सरलीकृत किया जाता है और शरीर के अंदर उपयोग लिए उनको ग्रहण करने के लिए योग्य बनाता है। तो हमने देखा भोजन के अंदर पोषक तत्व, उनके घटक कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, लवण, जल, खनिज आदि, इनका सरलीकृत किया जाता है और शरीर के अंदर उपयोग में लाए अनुसार उनको सरलीकृत करके, उनको टुकड़ों में बांट करके, उनका शरीर में उपयोग हेतु उनके लिए जो बनाया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है, पाचक रस जो आहार नाल के अंदर पाया जाता है। पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंगों के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। पूरी स्टडी इन अंगों के बारे में यहाँ की जाएगी। हम सबसे पहले मुख, जहाँ से पाचन शुरू होता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। मुख जो एक गुहा होती है जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तालू पाया जाता है, उसके बाद जीभ, दांत और 2 मांसल होठ पाए जाते हैं। हम देखा जो जीभ है वो जीभ पृष्ठ भाग नीचे फ्रेनुलम लिंगुम के साथ जुड़ी रहती है। जो जीभ लसीली होती है और बाहर आने जाने में और भोजन को पूरे मुख में घुमाने के लिए सहायक होती है और इसके ऊपर स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, जिनके द्वारा स्वाद को उसको टेस्ट किया जाता है, उसका स्वाद ग्रहण किया जाता है। किसी भी प्रकार के भोजन का जो खारा है, मीठा है, नमकीन है, खाने योग्य नहीं है, खट्टा है, ये देखा उस जाता है। मुख 2 मांसल होठों के द्वारा घिरा रहता है, ऊपर और नीचे के 2 होठों के द्वारा घिरा रहता है। जो होठ मुख को खुलने और बंद होने के लिए कार्य करने में सहायक है और भोजन को पकड़ने में भी वे सहायक है। उसके बाद मुख जो है 2 जबड़ों में विभाजित रहता है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा 2 जबड़ों में विभक्त रहता है और इन दोनों जबड़ों में 16 दांत पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। इनमें बात करें दांत जहाँ से जुड़े होते हैं, दांत के जो नीचे का भाग है जहाँ दांतों की जड़ें रहती है उसे मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ों के गर्त के अंदर दांत धसे रहते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को गर्त दंती कहा जाता है। मसूड़े के अंदर दांत फंसा रहता है गर्त के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है गर्त दंती। मनुष्यों के अंदर सामान्य द्विबार दंती योजना अवस्था पाई जाती है। द्विबार दंती अवस्था का मतलब हुआ 2 बार दांत आएंगे, जीवन के अंदर 2 बार दांत आएंगे, एक बार अस्थायी दांत और एक बार स्थायी दांत। अस्थायी दांत जन्म के समय आते हैं और उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो अस्थायी दांत, दूध के दांत वो गिर जाते हैं और स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसेंजाइजर और कैनाइंस, प्रीमोलस और मोलस। कृतक जो दांत होते हैं वो सबसे पहले सहमा के अवस्था में आते हैं। ये जो है दांत जो है भोजन को कुतरने काटने के अंदर सहायक होते हैं। उसके बाद आते हैं रद्नक दांत जो भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं और यह दांत मांसाहारी पशुओं मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं। प्रीमोलस जो भोजन को चबाने में काम आते हैं और मोलस ये भी भोजन को चबाने के अंदर काम आते हैं। अब हम दूसरे अंग ग्रसनी के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख के अंदर अध्ययन करने के बाद भोजन मुख के अंदर
चबाए जाने के बाद भोजन ग्रसनी के अंदर प्रवेश करता है। ग्रसनी मुख, गुहा, जीभ और तालु 3 समाप्त होते हैं। उसके पृष्ठ भाग के अंदर शुरू होती है, कपी नुमा होती है, सेक्स सेप्ट जो होती है वो होती है। उसके अंदर हम बात करें तो जो भोजन है वो ग्रास नली से नीचे की तरफ जाएगा और वायु है वो श्वास नली से नीचे की तरफ जाएगा। उसके अंदर 2 उभयनिष्ठ भाग होता है। ग्रसनी जो है उभयनिष्ठ भाग है, जिसके अंदर श्वासनाल और ग्रसनली दोनों पाई जाती है। श्वासनाल अग्रभाग की तरफ रहती है और ग्रसनाल जो है पृष्ठ भाग की तरफ रहती है। इसके अंदर 3 प्रकार की ग्रसनी पाई जाती है। नासा ग्रसनी जो क्या करती है, पूरा जो श्वास है वो इसके अंदर जाता है। मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी 3 प्रकार की ग्रसनी इसके अंदर पाई जाती है। और 2 प्रकार की नालें पाई जाती है, श्वासनाल और ग्रासनाल। ग्रासनाल के अंदर जो भोजन है वो आगे की तरफ प्रस्थान करता है। यह अपना आकार सुनिश्चित करते रखती है। जो भोजन आया तो उसको ग्रासनाल में ही भेजेगी। यह ऐसा कभी नहीं होने देती कि जो है भोजन श्वासनाल में चला जाए और वायु जो है ग्रासनाल में चली जाए, क्योंकि कभी कभी हमें खाते वक्त बोलने पर हमें खांसी आती है, वो इसी कारण से आती है, भोजन का थोड़ा सा भाग उसके अंदर चला जाता है। इसलिए कहा जाता है खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। वो इसलिए ही कहा जाता है खाना चबा चबा कर खाने के बाद हमने ग्रसनी में भेजा और ग्रसनी के बाद भोजन ग्रासनाल के अंदर प्रवेश करता है। अब हम तीसरे अंग ग्रासनली ईसोफेगस के बारे में बात करेंगे। ईसोफेगस एक संकरी पेशीय नलिका है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी स्थिति बात करें तो ये ग्रसनी से नीचे की तरफ से स्टार्ट होकर के और गिरवा गर्दन से और वक्षस्थल और डायफ्राम से होती हुई उदर गुहा तक होती हुई यह होती है। जो गिरवा, वक्षस्थल और डायफ्राम तीनों से होती हुई उदर गुहा जहाँ पेट शुरू होता है अपना, वहाँ तक खत्म होती है। और इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि ग्रसनी से भोजन लेना और उसको आमाशय तक पहुँचाना। अब ग्रसनी के अंदर बात करें हम तो श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है जो भोजन को लस्सेदार बनाती है, भोजन को श्लेष्मीमय बनाती है, भोजन को चिकना बनाती है, जो उससे होता हुआ, खुद से होता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। उसके अंदर एपिग्लोटिस एक फ्लैप पाया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि भोजन ऊपर की तरफ न जाए। और इसके अंदर क्रमाकुंचन गति होती है, जो गति भोजन नीचे गया उसको वापस नहीं आने देने का कार्य करती है। क्रमाकुंचन नीचे ऐसे, ये फ्लोटिंग इनका कार्य होता है, भोजन को आगे की तरफ बढ़ाना, आमाशय की तरफ बढ़ाना। उसके बाद हमने बात की जो एपिग्लोटिस होता है वो एक पल्ला होता है, फ्लैप होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भोजन पीछे की तरफ वापस प्रवाह नहीं करे। अब हम चौथे अंग आमाशय स्टोमक की बात करेंगे। जो प्रमुख हम उसे पेट कहते हैं, हमारा स्टोमक आमाशय उसे हम कहते हैं, जो जे आकृति का होता है। उसकी स्थिति देखें तो मध्यपट डायफ्राम के नीचे की तरफ होता है, उदर गुहा के पृष्ठ की तरफ लचीला अंग पाया जाता है जिसके अंदर 1 से 3 लीटर भोजन धारण करने की क्षमता पाई जाती है। जे आकार का हुआ और कहाँ स्थित हुआ, मध्यपट आमाशय के नीचे, ग्रसनी ग्राहणी जो डुडुन में है उसके ऊपर, और जो है उदर गुहा के पृष्ठ की तरफ, उदर गुहा के पृष्ठ की तरफ पाया जाता है। और इसकी भोजन धारण करने की क्षमता कितनी हुई, 1 से 3 लीटर भोजन यह अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जठरा गम जिसके अंदर ग्रसनी जुड़ी होती है, और जठर जिसमें आमाशय के अंदर प्रवेश करने के बाद भोजन को कहा जाता है जठर, जो प्रवेश करती है जठरागम। दूसरा भाग जठर निगम जहाँ से बाहर निकलती है, जो छोटे आंत से द्वारा जुड़ी रहती है। और 20 का भाग फंडिस भाग होता है जिसके अंदर पूरा भोजन एकत्र रहता है और दोनों के बीच का भाग होता है। आमाशय में 2 अवरोधनियाँ पाई जाती है, 2 संकोचक पेशियाँ पाई जाती है, स्निप्सर पाई जाती है, जिनके द्वारा भोजन को आमाशय में प्रविष्ट और आमाशय से निकलने को नियंत्रित किया जाता है। तो हमने देखा ग्रास नलिका, उसकी अवरोधनी होगी, और दूसरी कौन सी होगी, छोटी जो आंत है वहाँ पर जठर निर्गमी अवरोधनी होगी। तो जो प्रवेश करेगी वहाँ पर ग्रास नलिका अवरोधनी होगी, जो ग्रसिका से भोजन आने के बाद आमाशय से कोई अम्लीय पदार्थ, कोई अम्लीय भोजन है जो वापस न जाए, इसका नियंत्रण वो अवरोधनी
करती है। जठर निर्गमी अवरोधनी की बात करें तो छोटी आंत में भोजन जब जाता है उस भोजन जाने को नियंत्रित उसका कंट्रोल वह करती है। अब हम नेक्स्ट अंग छोटी आंत, आमाशय के बाद छोटी आंत जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से प्रारंभ हुई? जहाँ आमाशय का जठर निर्गमीय भाग हुआ वहाँ से स्टार्ट होगी और यह पाचन का महत्वपूर्ण, आहार नली का महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण इसी अंग के अंदर किया जाता है। और यहाँ पर भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है मतलब यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, अवशोषण सर्वाधिक यहाँ पर होता है जो आमाशय के जठर निर्गमीय भाग से स्टार्ट हुई और बड़ी आंत तक इसका विस्तार होता है। इसकी विस्तार लंबाई 60 मीटर की होती है, 7 मीटर इसकी लंबाई होती है और इसके अंदर सर्वाधिक भोजन का पाचन और अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, ग्रहणी, डुडोनम और अग्र शुद्धांत्र और शुद्धांत्र, 3 अंगों के इसको बांटा जाता है। ग्रहणी के कार्यों के बारे में बात करें तो ग्रहणी आमाशय से जुड़ी होती है और ग्रहणी के अंदर जो भोजन आता है उसका रासायनिक पाचन किया जाता है, एंजाइमों के द्वारा इसका पाचन किया जाता है। उसके बाद भोजन चला जाता है अग्र शुद्धांत्र में। अग्र शुद्धांत्र के अंदर भोजन का अवशोषण किया जाता है, जो छोटी आंत का मध्य भाग होता है उसके अंदर भोजन का अवशोषण किया जाता है और अवशोषण मुख्यतः जो कोशिकाएं अंतर कोशिका इंटरकोसाइट उनके द्वारा यह संपादित किया जाता है। उसके बाद शुद्धांत्र की बात करें, जो कोशिका जो आपकी छोटी आंत है उसका अंतिम भाग होता है और बड़ी आंत के अंदर जाकर के खुलता है। इसके अंदर पित्त लवणों उनका अवशोषण किया जाता है, जिनका अवशोषण अग्र शुद्धांत्र के अंदर नहीं किया गया, उनका अवशोषण शुद्धांत्र के अंदर किया जाएगा। अब हम अगले अंग छोटी आंत के बाद वाले अंग बड़ी आंत के बारे में अध्ययन करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। यह शुद्धांत्र के बाद जो लंबा भाग पाया जाता है, यू आकार का जो भाग पाया जाता है उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। उसके अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो आगे से पाचित भोजन आया उसका अवशोषण उसके अंदर किण्वन क्रिया का कार्य करेंगे और उसको सरलीकृत करके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पाचन किया जाएगा और उसके बाद जल और खनिज लवणों का अवशोषण इसके अंदर किया जाता है। और उसके अंदर जो है खनिज लवणों का अवशोषण करने के बाद जो अपचित भोजन अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मल द्वार तक पहुंचाया जाता है। इसको 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय, रेक्टम। बड़ी आंत के प्रथम भाग के बारे में बात करें वो होता है अंधनाल। अंधनाल के अंदर जो भोजन आया उसका अवशोषण किया जाता है और इसके प्रथम भाग पर एक नलिका रहती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, कर्मीरूप परिशेषिका कहते हैं। बृहदांत्र की बात करें, बृहदांत्र की लंबाई 1.3 मीटर होती है। यह अंधनाल से जुड़ा होता है और इसका भोजन होता है उसका अवशोषण करना और जो बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको मलाशय तक पहुंचाना। मलाशय की बात करें, मलाशय के अंदर इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है। इसके अंदर 3-4 मीटर की एक नलिका पाई जाती है, एनल कैनाल उसको अंदर कहा जाता है और एनस के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाला जाता है और इस क्रिया का नियंत्रण संवर्णी पेशियों के द्वारा किया जाता है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो 10वीं की क्लासेज है जो शुरू हो गई, रेगुलर शुरू हो गई है। पहला अध्याय हमने पढ़ा, उसके बाद आज दूसरे अध्याय के बारे में स्टडी की, पाचन तंत्र के बारे में उसके सारे अंग पढ़े, उनकी ग्रंथियों और जो अवशोषण और पाचन का कार्य है उसका विश्लेषण हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।